नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 46 देखेंगे 46। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उसी टाइप के प्रश्नों को दिया गया है जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है कि यदि गर्ल्स बराबर 02 लिखा जाता है तो बॉयज़ को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, मैं साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताता जाऊंगा कि एग्ज़ाम में किस टॉपिक से 35 साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये किससे आता है, सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग और डिकोडिंग। इससे आपको 35 साल एक ना एक क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, गर्ल्स बराबर 02 लिखा जाता है तो बॉयज़ को क्या लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो गर्ल्स में हमारे पास कितने लेटर हैं दोस्तों, 5 लेटर हैं। तो 5 का यदि हम स्क्वायर कर दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में से माइनस के 5 करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 20 बनेगा। और 20 का दोस्तों क्रॉसिंग में यानी कि संख्याओं को पलट देंगे तो 0 आगे आ जाएगा, 2 पीछे पहुंच जाएगा। तो ये हमारे क्या लग गया, लॉजिक लग गया है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हम बॉयज़ में भी अप्लाई करेंगे। तो बॉयज़ में कितने हैं दोस्तों, 4 लीटर हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में से दोस्तों 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और 12 को जब क्रॉसिंग मैथ का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। अब आपका डाउट क्या होगा दोस्तों, आप कहोगे कि सर हमें लॉजिक सेम अप्लाई करना था, लेकिन हमने यहाँ पर जो किए हैं वो 5 किए हैं माइनस, और यहाँ पर हमने कितने किए हैं, 4 किए हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो 5 हमने माइनस किए हैं ना दोस्तों, ये हमने मन से नहीं किए हैं। क्योंकि दोस्तों गर्ल्स में कितने लेटर थे, 5 लेटर थे, इसलिए हमने कितने 5 माइनस किए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बॉयज़ में 5 लेटर नहीं थे, यहाँ पर 4 ही लेटर थे, इसलिए हमने यहाँ पर 16 में से माइनस के 4 किए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 21, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आपसे सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी वाले टॉपिक से। इसके आपको 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखें। ये 3 टाइप के होते हैं। आपका जो दिया है ये वाला वर्ड का है, फिर आता है नंबर और लेटर, और एक और होता है मिक्सड वाला। तो ये 4 टाइप की एनालॉजी होती हैं। जिसने भी टॉपिक पढ़ा होगा वो इन्हें अच्छी तरीके से जानता होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि कविता का संबंध कवि से है, तो बर्तनों का संबंध हमें बताना है। अब देखो दोस्तों, जो लॉजिक हमें लगाना है ना, इसमें लगाना है। जैसे कि कविता है, ठीक है ना, तो कविता कौन लिखता है, कवि लिखता है। मैं कहूँ पुस्तक, तो पुस्तक कौन लिखेगा, लेखक लिखेगा। मैं कहूँगा बांध, बांध कौन बनाता है, तो आप कहोगे सर इंजीनियर बनाता है। इसी प्रकार दोस्तों जो बर्तन है, बर्तन कौन बनाता है ये हमें बताना है। तो बर्तन बनाता है दोस्तों कुम्हार। कौन बनाता है, कुम्हार, जो कि ऑप्शन बी में देकर रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कथन और निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन में से आता है आपका। और दोस्तों 35 साल इसका आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कभार दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन भी इसके आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखें, ठीक है ना। इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अधिकतम तो एक ही पूछा जाता है। लेकिन कभी कभार दोस्तों कई एग्जामों में स्टेटमेंट के कितने 2 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तर्क रूप से अनुसरण करता है। कथन दिया है कि सभी बोतल कांच हैं, कुछ चूड़ी कांच है। निष्कर्ष में क्या है कि सभी चूड़ी कांच हैं और कुछ बोतल कांच हैं। तो दोस्तों इतना जो क्वेश्चन चल रहा है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन में ही है। क्वेश्चन में ही उनने क्या जो निष्कर्ष दिया है ना, ये उनने क्या आंसर भी दिया है। आंसर में से हमें बताना है क्या जो बोल रहा है क्वेश्चन वो सही है या फिर गलत है, ठीक है ना। तो ये हमें बताना है। तो जब हम बताएंगे दोस्तों तब बता पाएंगे, क्योंकि जब हम इसका डायग्राम बना पाएंगे तभी हम इसके बता पाएंगे। अब देखो दोस्तों कथन हमें बताना है पहला, सभी बोतल कांच हैं। तो जो रेड वाला मैं बना रहा हूँ ना दोस्तों, ये किसका है, कांच का है। ध्यान रखें, ठीक है ना, किसका है ये, कांच का। किसका है, कांच का, ठीक है ना, ये किसका है, कांच का। इसके अंदर वाला क्या है दोस्तों, बोतल। क्या है दोस्तों, बोतल, ठीक है ना, बोतल, ठीक है ना। लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप समझ जाइए क्या है, बोतल। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या बोल रहा है कि कुछ चूड़ी कांच हैं, तो कुछ चूड़ी कांच हैं। तो दोस्तों जो कांच है ना, तो यहाँ पर देखो
कुछ चूड़ी क्या है, कांच है। तो यहाँ पर देखो कांच भी है और कुछ क्या है, चूड़ी भी है, यानी कि दोनों ही है। यहाँ पर क्या है, दोनों ही है, तभी तो होगा, कुछ चूड़ी भी होंगी और कुछ कांच भी होंगी, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या बन गया, डायग्राम बन गया है इसके थ्रू। अब जो निष्कर्ष उसने बताया है कि इसमें से कौन सा फॉलो हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या बोला, सभी चूड़ी कांच हैं, गलत। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ही चूड़ी कांच हैं, सभी के सभी नहीं है। तो ये तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड क्या बोला है कि कुछ बोतल कांच है, गलत, ये भी गलत है। क्योंकि दोस्तों सभी के सभी जो बोतलें हैं वो क्या है, कांच हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बोतल कांच बोल रहा है, तो ये नहीं होगा। क्या होगा, सभी के सभी बोतलें क्या हैं, कांच हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो मुझे उम्मीद है कि यदि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आप उन्हें बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी एक सलाह है कि आप कहीं का भी क्वेश्चन कर रहे हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, किसी के सर के जरिए पढ़ रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यकता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपका वेन आरेख यानी वेन डायग्राम। इससे भी आपको एक ना एक क्वेश्चन बनता है। तो देखो दोस्तों इसमें क्या पूछा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास 3 शब्दों को दिया गया, फल, फूल और लाल। तो दोस्तों हमें इनमें क्या बताना है, संबंध बताना है कि आखिरकार ये एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेशन में है, संबंध में है। तो देखो दोस्तों जब भी आपको कोई संबंध वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट करना बताता हूँ, इसके बाद मैं बताऊँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो देखो दोस्तों फल और फूल, इन दोनों में क्या कोई संबंध है, नहीं है। फल अगल होता है और फूल क्या होता है, अगल होता है, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि कुछ फल भी लाल होते हैं और कुछ क्या फूल भी लाल होते हैं। तो ये वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना कैसे होता है। तो करना कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, जब भी आपको वेन आरेख बनाने के लिए आए तो कोई से भी आपको 2 शब्दों को ले लेना। जैसे कि मैं फल और फूल को ले लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि मैं सिर्फ आगे के ले रहा हूँ तो आप भी आगे के 2 शब्द लें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कहीं के भी आपको 2 शब्द लेना है, चाहे वो आगे से ले, पीछे से लें, बीच से ले, कहीं से भी, लेकिन लेना है आपको कितने, 2। अब 2 लेने के बाद दोस्तों उनमें क्या करना है, आपको संबंध देखना है। संबंध का मतलब तुलना करनी है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों फल और फूल में क्या कोई संबंध नहीं है। अब ये मत बोलना कि कुछ में पहले फूल आते हैं फिर उसमें फल होते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। फल अगल है और फूल क्या होता है, अगल होता है, ठीक है ना। तो दोनों क्या हो जाएंगे, अगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अगल, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा है दोस्तों, लाल बचा है। क्या बचा है, लाल। तो लाल का संबंध आपको फिर किससे, फल से भी देखना होता है और फूल से भी देखना होता है। अब इनका क्या, दोनों से देखना है। तो देखो दोस्तों हमें जो फल है, तो क्या फल कुछ लाल होते हैं, जी हाँ। सभी के सभी तो जैसे एक रंग के नहीं होते हैं ना, लाल सभी के सभी तो लाल नहीं होते। लेकिन कुछ क्या होते हैं, जो फल होते हैं वो लाल होते हैं, जैसे सेब, अनार इत्यादि हो गया, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, लाल रंग के होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कुछ जो फूल होते हैं वो भी लाल होते हैं, जैसे गुलाब, कमल इत्यादि कई जो गुलेड़ मलेड़ के जो फूल होते हैं वो भी क्या होते हैं, कुछ लाल होते हैं। इसलिए दोस्तों इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, बीच में बन जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप उसे बहुत ही सरल तरीके से इजी करके क्या सॉल्व करके टिक लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों ब्लड रिलेशन से यानी रक्त संबंध। इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि दोस्तों यही मात्र एक ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। इसका टॉपिक दोस्तों आप कहीं का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ऑल इंडिया स्टेट एग्ज़ाम दे रहे होंगे दोस्तों, उसमें भी आपको एक ब्लड रिलेशन से क्या आता है, क्वेश्चन आता ही है। इससे आप ध्यान रखिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन दोस्तों इससे हटके हो सकता है, लेकिन आता है किसका, इसी टॉपिक का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, ए बी का पिता है। देखो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि दोस्तों जब भी आप ब्लड रिलेशन की बात करो दोस्तों तो मैं इसकी पहले बेसिक जानकारी दे देता हूँ, ठीक है ना। देखो दोस्तों जब भी आप कोई भी संबंध वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या करना होता है कि आपको स्वयं मान के चलें, आप, ठीक, ये क्या है, आप हैं। तो आप हैं दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें केवल 3 पीढ़ियों का खेल होता है। आप क्या हैं, इस वाले एरो का हमेशा इस्तेमाल कब करोगे आप, जब आपकी बराबरी या फिर आपके बराबर हों या फिर आपकी पीढ़ी के व्यक्ति हों, ठीक है ना। जैसे आपकी पीढ़ी के कौन होते हैं, भाई होते हैं, बहन होती है, ठीक ना, भाई बहन, जैसे कि चाची का लड़का, चाचा का लड़का, ठीक है ना। इस प्रकार चचेरे भाई, चचेरी बहन, ठीक है ना। आपकी पत्नी भी हो सकती है,
होगी कि नहीं? जिनकी शादी नहीं है उनकी नहीं, लेकिन जिनकी शादी हो गई हो तो उनकी भी क्या होती है, पत्नी होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, आपकी पीढ़ी का। लेकिन आपकी ऊपर से पीढ़ी क्या होती है दोस्तों, ऊपर की पीढ़ी होती है, जैसे मम्मी हो गई हमारी, पिताजी हो गए, ठीक है ना, मौसा मौसिया, ठीक है, मामा मामी, ये कौन होते हैं, सास ससुर, ये कौन होते हैं, आपकी ऊपर की पीढ़ी। इनके भी ऊपर की पीढ़ी क्या होती है दोस्तों, जैसे दादा दादी, ठीक है ना, दादा दादी, नाना नानी, ये क्या होती है, इसकी ऊपर की पीढ़ी। ये कितनी हो गई, 3 पीढ़ी। ठीक इसी प्रकार 3 पीढ़ी नीचे की ओर होती हैं। तो नीचे की ओर दोस्तों जब आप हैं तो आपकी क्या होती हैं, इसके नीचे की क्या होगी, पुत्र, यानी कि बेटा बेटी भतीजा भतीजी, ठीक है ना, ये आपके नीचे की हो गई। इससे भी नीचे की क्या होती है दोस्तों, इससे भी नीचे की होती है जैसे कि पोता, ठीक है ना, पोती, ये क्या होती हैं आपकी, इससे भी नीचे होती हैं। तो ये तीनों ही पीढ़ी क्या दोस्तों रिलेशन में चलती हैं। तो आप देखो ध्यान रखें, अब किस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा था। जब भी दोस्तों आपके बराबर की कोई भी, आपके बराबर या आपकी पीढ़ी के बारे में संबंध पूछा जाए तो आपको हमेशा इस एरो की ओर ध्यान देना है, ठीक है ना, इस प्रकार का आड़े में बनाना है। और जब दोस्तों आपसे ऊपर यानी कोई भी जैसे मौसा मौसी, ठीक है ना, पिता दादा दादी, इस टाइप का यदि पूछा जाए दोस्तों तो आपको हमेशा ऊपर की ओर एरो बनाना है, क्योंकि दोस्तों ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो एरो के माध्यम से ही किए जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों यदि आपसे क्या है, आपके नीचे की यानी कि जैसे बेटी के बारे में, ठीक है ना, पोती पोता के बारे में पूछा जाए तो हमेशा आपको क्या नीचे वाले एरो को ध्यान देना है, क्या नीचे वाले, ठीक है ना, समझ गए। तो ये थी दोस्तों बेसिक सी जानकारी। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि वो बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है और क्या करना हमें है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी का पिता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हम बना लेते हैं क्या, ए पिता। देखो दोस्तों ये आप भी हैं और क्या पिता, पिता कहाँ है दोस्तों, ऊपर की ओर। अब हमें ऊपर की ओर देखना है, क्या देखना, ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो ये हमने एरो कर लिया। बी, ए बी का पिता है, यानी कि दोस्तों बी अपन है, यानी आप हैं, स्वयं है, और ए कौन है, हमारे पिता हैं, क्योंकि तभी तो वो हम ऊपर की ओर कर रहे हैं एरो को, ठीक है ना। तो दोस्तों पिता हैं, परंतु बी पुत्री नहीं है। तो बताओ बी और ए का किस प्रकार से संबंधित है। अब देखो दोस्तों समझ लीजिए, आपको इतना क्वेश्चन नहीं दिया गया, आप मात्र इतना दिया गया कि ए बी का पिता है, ठीक ना। जो ए है दोस्तों वो किसका है, बी का पिता है, तो इनके बीच में संबंध क्या होगा। तब दोस्तों 2 चीज़ों का संबंध होगा, एक तो पुत्र का होगा, दूसरा किसका होगा, पुत्री का होगा। किसका होगा, पुत्री का, क्योंकि दोस्तों पिता चाहे बेटा हो तब भी उसका पिता होगा, और चाहे बेटी हो उसका भी क्या होगा, पिता ही होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में क्या देकर रखा है कि परंतु बी पुत्री नहीं है, यानी कि बी पुत्री नहीं है, इसने क्वेश्चन में ही कहा है। तो इसका मतलब दोस्तों वो बी कौन होगा, पुत्र होगा, यानी बेटा होगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा दोस्तों कि एक दिन में घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण कुल कितनी बार बनाती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आप लोगों के लिए दोस्तों, सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का, ठीक है ना। क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलूँगा दोस्तों, मैं आपका लॉस करना नहीं चाहता, क्योंकि हम तो मात्र ये बताते हैं कि आपके जो रीजनिंग में जो सब्जेक्ट होता है ना दोस्तों, उससे रिलेटेड आपको कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो हम आपको बताते हैं कि अधिकतम किन किन टॉपिकों से आपको रीजनिंग सब्जेक्ट या फिर रीजनिंग पेपर में प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो हम उन्हीं को आपके सामने रखते हैं और हम वही क्वेश्चन रखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, और अधिकतम पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार, ये कई बार रिपीट भी हो चुके। और जो ये वाला क्वेश्चन तो दोस्तों लगातार 4 साल रिपीट हुआ है, लगातार 4 साल, ठीक है ना, SSC GD में, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला कि एक दिन में कुल घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण कुल कितनी बार बनाती है। तो सबसे पहले आपको घड़ी की जानकारी पता होनी चाहिए। घड़ी कितनी डिग्री का घूमती है पूरी सुई, वो घूमती है 360 डिग्री। 360 डिग्री घूमेगी तो दोस्तों, तो इसका मतलब आधा कितना होगा, 180, यानी कि दोस्तों घड़ी का एक कांटा 12 पर होगा, एक कांटा यहाँ पर होगा 6 पर होगा, तभी तो होगा ना 180 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों यही पूछा है कि कुल कितनी बार होती हैं 24 घंटे में, यानी कि दोस्तों 24 घंटे में जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती हैं, यानी 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं, ये
हमें बताना है। तो दोस्तों इस टाइप के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ये ऑब्जेक्ट टाइप है, क्योंकि दोस्तों घड़ी का यदि आपने टॉपिक पढ़ा हो तो ये उसकी बेसिक जानकारी होती है। तो मैं आपको बता दूं फिलहाल में दोस्तों, ये आपको 22 बार 24 घंटे में कुल 22 बार एक दूसरे के विपरीत आती हैं। क्या? एक दूसरे के भी जो घड़ी 180 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, वो केवल से केवल कितनी 22 बार एक घंटे में केवल एक बार बनाती है, ठीक है ना। कितनी बार? एक बार। जैसा 12 और 6 पर है तो यानी 12 और 1 के बीच में कितना घंटा होता है? एक ही होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में केवल से केवल एक ही बार कोण आएगी। क्या? एक दूसरे के विपरीत, ठीक है ना। 12 बार नहीं आएगी या फिर 2 बार नहीं आएगी, केवल एक ही बार होती है, ठीक है ना। लेकिन ये दोस्तों 24 घंटे में कितनी बार होती है? 22 बार। आप कहोगे सर जब एक घंटे में कितनी होती है? एक बार, तो 24 घंटे में 24 होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 12 और 1 के बीच का कोई भी समय नहीं होता है, इसलिए दोस्तों ये 2 घंटे क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे 12 और 1 पर है तो ये कोई समय थोड़ी है, वो तो स्टार्ट ही हुई है वहाँ से, ठीक है ना। तो आप समझ गए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी से 22 बार। अब दोस्तों मान के चलिए जो मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, ये भी पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जा गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरअसल मैं उन्हीं 2 क्वेश्चनों को एक साथ रखना चाह रहा था, लेकिन दोस्तों हम क्या प्रैक्टिस सेट पढ़ रही हैं, इसलिए दोस्तों मैं अधिकतम क्वेश्चनों को नहीं रखना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको समझाता जाता हूं। यदि आपसे पूछा जाए 90 डिग्री का कोण, कि 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है दोस्तों 24 घंटे में, तो आप कहोगे कितना? 44 बार। कितनी बार? 44 बार। और ये 1 घंटे में 2 बार बनाती है, कितनी? 90 डिग्री का कोण। अब मान के चलिए आपसे ये क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों 90 डिग्री वाला, ठीक ना, ये अगला क्वेश्चन था। अब आपसे पूछा जाए कि तीनों घड़ियाँ घिस हुई हैं, यानी कि पहले सेकंड है लाल वाली, सेकंड है, फिर क्या हो गई इन्हीं के ऊपर, यानी तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होती हैं, यानी 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं। तो दोस्तों ये भी दोस्तों आपकी 22 बार बनाती हैं। कितनी बार? 22 बार। तो ये अगला क्वेश्चन था, तो आप ध्यान रखें, मैंने तीनों क्वेश्चन बता दिए, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों अफसोस है कि जो क्लॉक होती है ना, हमारी घड़ी होती है, इससे आपको 35 साल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन दोस्तों जब भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भर भर के आते हैं, क्योंकि दोस्तों एक ही सब्जेक्ट में आपको 3-4 क्वेश्चन दे दिया जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों ये कभी कभार आते हैं। लेकिन दोस्तों जब आता है ना इसका भी कोई भी क्वेश्चन, तो एक नहीं आता है, 3-4 एक साथ आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, इसलिए आपको क्लॉक पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों अब आपको बताने की आवश्यकता क्या है, तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम क्या होते हैं वो समझिए। तो तर्कपूर्ण दोस्तों जैसे कि लॉजिक है किसी भी, ठीक है ना, किसी भी अर्थ में क्या होता है? लॉजिक हो और वो उसका अर्थ क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए, यानी कि उस लॉजिक से हमें वो अर्थ है, कोई भी शब्द है वो समझ में आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्थित कहते हैं। अब मान के चलिए दोस्तों आपने संस्कृत पढ़ी होगी, उसमें 2 छोटी छोटी सी लाइनों का क्या लिखे देते हैं? श्लोक लिखे देते हैं। श्लोक में दोस्तों 2 छोटी छोटी लाइनों के श्लोक, लेकिन जब हम उसका अर्थ देखते हैं तो दोस्तों एक पैराग्राफ सा लिखा होता है। तो आप कभी डाउट हुआ होगा कि 2 श्लोक में इतना बड़ा अर्थ कैसे निकला? तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से अर्थपूर्ण और किसका है? अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण का क्या है? क्रम है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो था अर्थपूर्ण और किसके लिए? तर्कपूर्ण के लिए, ठीक है ना। जो उदाहरण अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमें किस प्रकार से जमाना है दोस्तों। तो इसके लिए आपको मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। दूसरा उदाहरण कैसे इन्हें क्रम से जमाना होता है, यानी छोटे से बढ़ते की ओर। क्या है? छोटे से बढ़ते की ओर, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों आपने ABCD मान के चलिए डिक्शनरी, ठीक है ना, डिक्शनरी A से Z की ओर क्या होती है? उसमें मीनिंग रखी होती हैं। इसी प्रकार आपने दोस्तों मेडिकल पे देखा होगा कि मेडिकल पे जो टैबलेट या फिर गोली या दवाइयाँ रखी होती हैं वो भी अल्फ़ाबेट के क्रम पर जमी होती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों हमें क्या करना है कि इन्हें भी जो 5 वर्ड दिए गए हैं इन्हें हमें क्रम से जमाना है। अब क्रम से कैसे जमाना है दोस्तों? तो सबसे पहले तो आपको लेटरों को पढ़ना होगा कि दरअसल ये किसी प्रकृति पर हैं, किसी नेचर पर हैं, किसी पेड़ पौधे या फिर आदमी या मशीन या फिर किस पर हैं, ठीक है ना। तो युवा, जन्म, बूढ़ा और मरण और क्या है? बालक। तो ये एक प्रकार के किसी आदमी के ऊपर से हैं, ठीक है ना। किसके ऊपर से? आदमी के, ठीक है ना। तो दोस्तों जब भी कोई आदमी है, मान के चलिए इस दुनिया में कोई नहीं है, अब एक आदमी आता है, तो आदमी जब आएगा दोस्तों तो सबसे पहले उसका क्या होगा? जन्म होगा। क्या होगा? जन्म। तो दूसरे नंबर पर है जन्म, ठीक है ना।
जब जन्म होगा दोस्तों फिर वो क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, और बड़ा होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, वो बालक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बालक बन जाएगा। ठीक है ना। 5वें नंबर पर जब बालक बनेगा दोस्तों तो वो 18-20 साल का होगा तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा युवा। ठीक है ना, जो कि 1 नंबर पर है। अब युवा के बाद दोस्तों वो आगे चलकर क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है ना। बूढ़ा होने के बाद दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि वो बन भी जाएगा, तो ये चौथे नंबर पर क्या इस टाइप का किसी ऑब्जेक्ट में विकल्प है। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी में है। ठीक है ना। 25, 13 और कितना 4। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इससे आपको कभी कभार एक क्वेश्चन आते हैं 35 साल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि 1 जनवरी को रविवार हो तो 1 फरवरी को क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस मैंने जब आपको कैलेंडर का टॉपिक पढ़ाया था दोस्तों तो मैंने आपको क्या है कि महीनों के दिनों की संख्या बताई थी कि जनवरी में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 31 दिन। कितने होते हैं, 31 दिन। अब दोस्तों जो आपको क्या डेट देकर रखी होती है, 31 दिन में से आपको वही डेट घटा देनी होती है। ठीक है ना। अब दोस्तों आपको जब भी कोई भी डेट देकर रखी जाए या उसका दिन पूछा जाए तो हमें हमेशा वो क्या करनी होती है, प्लस में रखनी होती है। ठीक है ना। जब इन्हें जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 31 ही आ जाएगा। अब 31 जब जोड़ने घटाने या माइनस जो भी करने पर उनका योग होता है, कितना आ गया, 31। अब उसमें क्या करना होता है, हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों 7 से भाग देना होता है। किससे, 7 से। ये 4 नहीं है, सॉरी 7 हैं। ठीक है ना। 7। अब 7 से क्यों देते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे कैलेंडर में केवल कितने दिन होते हैं, 7 ही दिन होते हैं। कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए हमें 7 से भाग देना होता। जब 7 से भाग दें दोस्तों तो 7 चौके 28। 28 के बाद दोस्तों हमारे पास कितने बचे, 3 बचे। तो हमें केवल से केवल शेष ही देखना होता है। कितना देखना होता है, शेष। ठीक है ना। शेष देखना होता है, तो शेष कितना बचा, 3। अब देखो 1 जनवरी को रविवार था, रविवार से दोस्तों हमें ये महीने का जो महीना है दोस्तों पूछा गया डेट, ये क्या है, आगे की ओर। जनवरी के बाद अगला महीना क्या आता है, फरवरी आता है। तो ये क्या है, आगे की ओर। तो हमें इससे आगे की ओर चलना। रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा, सोमवार के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद क्या आएगा, बुध आएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं एक और दूसरा समझाता हूँ इस क्वेश्चन में और अगले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है। अब यही क्वेश्चन वही का वही आ गया है। ठीक है ना। यदि 15 फरवरी को रविवार हो तो 30 मार्च को क्या होगा। अब बताइए इसका क्वेश्चन कौन आंसर में बताएगा मुझे, फिर मैं बताता हूँ 5 मिनट के अंदर। तो सॉरी, ठीक है चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि यदि 15 फरवरी को रविवार हो तो 30 मार्च को क्या होगा। अब जो विधि या फिर जो लॉजिक या फिर जो हमने सूत्र उसमें अप्लाई किया है ना दोस्तों इस वाले में, अब ये सेम हम इसमें नहीं कर सकते हैं। किसमें, इस वाले में नहीं अप्लाई कर सकते। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों जब भी आपने अवबाध नाम सुना है, अवबाध यानी कि जो सबका काम बिगाड़ता रहता है। जैसे केमिस्ट्री में क्लोरीन, फ्लोरीन या हाइड्रोजन टाइप का होता है एक अवबाध। ठीक है ना। वो क्या होता है, इसी प्रकार दोस्तों हमारे जो महीने होते हैं, महीने में भी एक अवबाध होता है जिसका नाम है क्या, फरवरी। क्या है, फरवरी। ये सोच रहा है ऐसा है कि ना ही तो अपना काम बनाता है ना ही तो दूसरे का, सोच रहा बिगाड़ता रहता है। कैसा करता है, बिगाड़ देता है हमेशा। क्योंकि दोस्तों ये 28, ठीक ना, जब साधारण वर्ष होता है तो क्या होता है, 28 का होता है। लेकिन दोस्तों लीप ईयर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, 29 का हो जाता है। किसका हो जाता है, 29 का। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों उसने क्या है, डेट को निश्चित नहीं किया है। क्या डेट निश्चित नहीं की है, फरवरी तक पूछा है। जैसे कि यदि वो 2010 कर देता तो हम समझ जाते थे कि इस समय क्या है, फरवरी कितने दिन की है, 28 दिन की है। कितने दिन की है, 28 दिन की। तब हम आगे वाले जो सूत्र अप्लाई किया था वो हम इसमें कर सकते थे। अब आप कहोगे कि उसमें किया तो इसमें क्यों नहीं, उसमें भी तो फरवरी का महीना था। मैं मान सकता हूँ कि उसमें फरवरी का महीना था, लेकिन दोस्तों हमने जो फरवरी है ना वो हमने उसका महीना नहीं निकाला। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी फरवरी है, फरवरी का महीना 1 ही तारीख को पूछा, हमने फरवरी का महीना नका ही नहीं। ठीक है ना। बहुत बहुत यदि दोस्तों यहाँ पर 28 फरवरी तक जा सकते थे हम, यहाँ पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लीप ईयर या साधारण वर्ष उससे कोई मतलब नहीं था। जैसे ही हम 29 पर जाते दोस्तों तो इसका आंसर भी DI हो जाता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सन नहीं दिया है। ठीक है ना। क्या नहीं दिया है, सन नहीं दिया है। इसी प्रकार दोस्तों यदि यहाँ पर सन दिया जाता तब हम उसे
कर सकते थे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर सन नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, DI हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हम इसके दिनों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, ज्ञात, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको लुप्त संख्याओं में से पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको नंबर टेबल एक दिखाई दे रही होगी। नंबर टेबल में क्या है दोस्तों कि आपको कुछ नंबर भी दिखाई दे, तो नंबर में कैसे सॉल्व किया जाता है वे आप समझिए। सबसे बड़ी संख्या आप चुन लीजिए दोस्तों, तो मैं चुनता हूँ क्या 21 और 31 को। अब जो लॉजिक हमें लगाना है दोस्तों वो आपको लेफ्ट से राइट की ओर देखना है। तो दोस्तों इन दोनों में हम क्या कर देंगे, वो 21 हो जाए। तो आप कहोगे सर कि 23 में से कितने 11 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। 12 में क्रॉसिंग मैथ का प्रयोग करेंगे तो कितना हो जाए, 21। क्रॉसिंग मैथ का मतलब है संख्याओं को पलटना। क्या करना है, संख्याओं को पलटना है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों 25 में से जब हम 12 करेंगे तो कितना बचेंगे, 13 बचेंगे। 13 में दोस्तों जब क्रॉसिंग मैथ का प्रयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31, यानी संख्याओं को पलट देंगे। ठीक है, इसी प्रकार 26 में से दोस्तों जब हम 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 13 ही बचेगा। और 13 को दोस्तों जब हम पलटेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 1 पीछे पहुंच जाएगा, तो 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अभिव्यंजक संख्या सारणी मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल नाम के टॉपिक से आता है। इससे भी दोस्तों आपको एक ना एक क्वेश्चन प्रत्येक साल बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। अब दोस्तों असंगत क्या होता है वो भी आप समझिएगा। असंगत का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास कितने 4 शब्दों को दिया गया, कितने 4 शब्दों को, 4 शब्द में से 3 शब्द आपके एक से होंगे और ये क्या होता है, अगल होता है। तो अगल वाले में हमें टिक लगाना होता है, जैसे कि मछली, केकड़ा, मेढक और शेर, ये हमें 4 शब्द दिए गए। अब बताइए दोस्तों कि इनमें से 3 कौन से एक से हैं और एक क्या अगल है। तो आप कहोगे जो मछली है, केकड़ा है और मेढक है, ये तीनों पानी के जीव हैं। लेकिन जो शेर है दोस्तों ये क्या है, ज़मीन पर चलने वाला है, इसलिए ये ही क्या दिख रहा है, अगल दिख रहा है। तो जी हाँ, ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो होता है शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक से पूछा जाता है। इससे आपको कभी कभार पूछा जाता है, प्रत्येक साल इसका क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। अब रिक्त स्थान को पूर्ण करने के लिए दोस्तों आपको मैंने सीरीज जब पढ़ाई थी बताया था क्वेश्चन, तो मैंने आपको ये बताया था दोस्तों कि जब भी आपको सीरीज क्या घटते और बढ़ते क्रम में दी जाए, क्या घटते और बढ़ते क्रम में दी जाए, तब आपको उसमें अंतर तो देखना है। अंतर से भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अंतर यहाँ काम ना करे तो मैंने आपको एक और बताया था कि एक एक पद छोड़कर क्या करना है, हमें देखना होता है। जैसे कि दोस्तों हम 8 से शुरू करते हैं, 8 के बाद 53 को छोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 के बाद दोस्तों फिर एक पद छोड़ेंगे तो 10 आ गया। 10 के बाद दोस्तों एक पद छोड़ेंगे तो कितना, 11 आ गया। यानी दोस्तों ये लगातार संख्या चल रही है, क्या चल रही है, लगातार, ठीक है ना। अब जो हमारे पास बचा, क्या बचा, 53। 53 के बाद दोस्तों 54। 54 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55, जो कि दोस्तों ऑप्शन डी में देकर रखा है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है सीरीज श्रेणी, ठीक है ना, इससे भी आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखें, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वो चाहे आपको लेटर में आए या फिर किसी में भी आ सकता है, लेकिन मैंने बोल दिया है कि सीरीज से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग विषय में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक डिजिटल घड़ी में 10:50 हो रहे हों तो जल में प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो दोस्तों इसका कुछ बच्चे डायरेक्ट लगा देते हैं 1:10, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर करके आ जाते हैं। वो क्यों, क्योंकि 11:60 में से 10:50 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 1 कितना बचता है, 10 मिनट बचते हैं। जो कि दोस्तों अधिकतम बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन 11:60 में से ही किए जाते हैं प्रतिबिंब वाले, इसलिए वो जल्दबाजी में क्या ये गलती कर बैठते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि यहाँ पर दरअसल क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिजिटल घड़ी है, क्या है, डिजिटल घड़ी है। डिजिटल घड़ी में कभी भी दोस्तों प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसकी परछाई नहीं बनती है, किसमें, पानी में हो चाहे दर्पण में हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये जो क्वेश्चन आता है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना, ये अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन दोस्तों मैंने इसमें एक ही ऐड कर दिए हैं।
तो आप बिल्कुल भी भ्रमण ना हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक लाइक और प्यारा सा सुंदर सा कमेंट जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अप्लाई यानी कमेंट के रूप में छोड़ता हूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जिस व्यक्ति से ये बनेगा या नहीं बनेगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नहीं बनता है दोस्तों तो मैं अगले सेट में लाऊंगा, और जो अगला जो सेट रहेगा हमारा वो रहेगा कितना 47 यानी 47वां रहेगा। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।